हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संसद भवन में वक्फ अमेंडमेंट बिल आने वाला है। नाउ हम समझते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। इसको तो समझेंगे, इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या होता है और वक्फ बोर्ड को वो कौन सी पावर दी गई थी जिसके कारण ये बेकाबू हो गया था, जिसके लिए ही ये बिल आया है। इनको हम समझते हैं। कई पॉलिटिशियन इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये बिल गलत है, कई पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि ये बिल सही है। हम समझते हैं कि लीगली ये बिल कैसा है, सही है या गलत है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इसमें इनको क्या पावर दी गई थी। वक्फ बोर्ड जो है, इसका गठन तो आज़ादी के जस्ट बाद ही हो गया था 1956 में, लेकिन 1995 में इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए, इनको ऐसी पावर दी गई जिसके कारण ये जो बोर्ड है, इसमें बहुत सारे जो है आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। नाउ जो इस समय जो रूलिंग पार्टी है, उसका कहना है कि ये जो है बिल आ रही है, ये ना सिर्फ जो है देश के लिए भलाई होगी, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी खुद चाहती है इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे आया है, मुस्लिम कम्युनिटी खुद चाहती है कि इंटर्न हो इस जो है बोर्ड में, इसके रेगुलेशन में। नाउ अपोजिशन का क्या कहना है कि ये जब एक्ट आया था 1995 में, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी में जो है बदलाव के लिए आया था, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग डिप्रेव्ड थे, जो लोग दबे कुचले थे, उनको ये लैंड देने की बात कहता है ये बिल, उनको बहुत सारे एसेट देने की बात कहता है। और कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकली बात की जाए तो ये आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है, बल्कि ये आर्टिकल 26 के तहत ही ये बोर्ड बनाया गया था। आर्टिकल 26 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर या फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। तो किसी भी जो है धर्म को आप फ्रीडमली जो है प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर धर्म से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, ये हमारा आर्टिकल 26 कहता है। तो ये हमारे अपोजिशन का कहना है, और ये हमारे जो है करंटली जो एनडीए गवर्नमेंट रूल कर रही है उसका कहना है कि खुद मुस्लिम्स चाहते हैं कि जो है इस एक्ट में या फिर इस बोर्ड में सुधार की जरूरत है। नाउ अब हम समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है, और ये वक्फ बोर्ड की जो बात करी जाती है, ये वक्फ बोर्ड है क्या, और ये क्या कुछ जो है अपने पास कैसे ये प्रॉपर्टी रखता है, उसका क्या रूल है। तो देखो यार, वक्फ बोर्ड जो है ना, उसका मतलब होता है कि ये मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है क्या करती है, गॉड के नाम पे अगर कोई डेडिकेट कर दिया, ठीक है, कोई चैरिटी कर दिया, तो ये जो है बोर्ड रखता है। नाउ आप बोलोगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। नाउ मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी है जो मूव कर सके। प्रॉपर्टी मूव करने का अर्थ है मनी से, यानी मनी को आप देखोगे तो आप उसको जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह वेरी कर सकती है। वहीं पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब अगर इसका सेंस लें तो इसका मतलब होता है जमीन, यानी जो मूव ना कर सके। ठीक, तो वक्फ बोर्ड के पास इन दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल भी और मूवेबल भी। ठीक, और ये इनको कैसे मिलता है, जब कोई पर्सन गॉड के नाम पे चैरिटी करता है, उससे इनको मिलता है। ठीक, अब देखो यार, इनके पास एक राइट है कि ये डॉक्यूमेंटेशन होने से पहले किसी भी प्रॉपर्टी की, सपोज करो कि कोई जमीन है और उस जमीन का अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, उसका कागजी काम नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये वहां पे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ इनके पास एक और पावर है कि अगर किसी जगह पे लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस हो रही है, लॉन्ग टाइम से वहां पे पूजा हो रही है, वहां पे कोई मुस्लिम धर्म का कुछ काम हो रहा है, तो ये लोग डायरेक्टली उसको क्लेम कर देते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो यार, अब इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आपको ये भी जानना होगा कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इनके पास तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते होंगे, ऐसे तो पूरे देश में इनके पास ऐसे पैसे आते होंगे, चैरिटी करते होंगे लोग, ये लोग क्लेम करते होंगे बहुत सारी प्रॉपर्टी को कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो ये जो पैसा आता है इनके पास, जो इतनी सारी मनी है, इतनी सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका ये क्या करते हैं, तो उसको ये जो है दो तरीके से यूज करते हैं। जो पहला तरीका इनका यूज करने का है, वो इनको पब्लिक चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये उन प्रॉपर्टी का काफी हिस्सा जो है ये ऐसे सामानों में यूज करते हैं जिसको पब्लिक यूज कर सके। अब ये पब्लिक कौन होगी, ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। नाउ इनके लिए ये पब्लिक है सिर्फ वो लोग जो डायरेक्ट इस्लाम से रिलेटेड हैं, और ये पब्लिक चैरिटी भी करते हैं उसी टाइप की चीजों में, जैसे मॉस्क बनवा दिया, जैसे ग्रेवयार्ड बनवा दिया, यानी कब्रिस्तान बनवा दिया। इसके साथ साथ ये लोग ऐसी चीजें करते हैं, सपोज करो कि कोई इंस्टीट्यूशन में इन्होंने जो है पैसा लगा दिया। आप यहाँ पे देखो कि ये लोग जो होते हैं, ये अपनी फंड को कहाँ पे यूज करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज करते हैं, यानी मदरसे में यूज करते हैं, ग्रेवयार्ड में यूज करते हैं। और ये पैसा जो ये वक्फ की ही सारी पैसे हैं जो फंडिंग हो रही है, मॉस्क के लिए फंडिंग होती है, इसके साथ साथ शेल्टर होम्स के लिए फंडिंग होती है। जिनके पास घर नहीं है, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए ये घर भी देने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी आता है, क्योंकि ये जो घर दिए जाते हैं, ये कई बार ऐसे आप न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे जिनमें यह बात साफ कही जाती है कि जो है वक्फ के द्वारा जो घर दिए गए, जो शेल्टर दिए गए हैं,
हैं वो रोहिंग्यास को दिए गए हैं, जो लोग म्यांमार से आए थे, इलीगली भारत में रह रहे थे। कई बार होता है कि बांग्लादेश से जो आए थे उनको दिए जा रहे थे। तो ये इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है वक्फ की जो जो ये शेल्टर देने की नीति है इसमें। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब बात ये आती है कि ये लोग कुछ प्रॉपर्टी को प्राइवेटली भी हेल्ड करते हैं, यानी प्राइवेटली भी रखते हैं। अब बात ये आती है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो रखते हैं ये किसको देते होंगे? तो ये किसी को देते नहीं है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके लिए यूज होती है जो किसी जो है इंडिविजुअल के डिसेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिसेंडेंट का आशय यहाँ से इस चीज से है कि इस धर्म में, यानी इस्लाम धर्म में जो कोई बड़े धर्मगुरु होते हैं इनके, या फिर जो इनके धर्म से रिलेटेड जो बड़े लोग होते हैं, उनके कोई परिवार के उनकी जो आने वाली पीढ़ी है या फिर उनके परिवार से कोई रिलेटेड है, तो ये उनको भी जो है पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। अब वक्फ की प्रॉपर्टी जो है नॉन ट्रांसफरेबल है। इसका क्या मतलब है कि नॉन ट्रांसफरेबल? नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब हुआ कि वो चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, यानी वो चीजें वो बेच नहीं सकते हैं, ऐसा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी, इनका कहना है कि जब कोई प्रॉपर्टी भगवान के नाम से दी जा रही है, द नेम ऑफ गॉड, अगर कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है कोई, या फिर किसी प्रॉपर्टी को हम ले भी रहे हैं तो भगवान के नाम से ले रहे हैं, तो उसको हम बेच कैसे सकते हैं? भगवान की चीज कैसे बेच सकते हैं? तो इनका ये कहना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ये वक्फ जो बोर्ड है या लीगल है या इलीगल है। तो बिल्कुल ये इंडिया में लीगल है, ठीक है। और ये जो वक्फ के लोग होते हैं ये इतना सिस्टमेटिक काम करते हैं ना कि अब सपोज करो कि वक्फ की जो काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसका गठन 1964 में ही हो गया था। अब जब इसका गठन हुआ था उस टाइम पे इसका काम होता था, और आज भी इसका काम है, ओवरसीज करना और एडवाइस देना, यानी देख रेख करना और साथ साथ में सलाह देना। किसको? ये स्टेट लेवल पे जो वक्फ बोर्ड है इनको। और ये पूरे पैन इंडिया में ये काम इनका होता है। सारे बोर्ड्स पे इनकी निगरानी होती है, सारे बोर्ड्स को ये सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सलाह देते हैं। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें, यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात करें, तो उनका ये साफ साफ कहना है, उन्होंने ये प्रॉपर ये निकाला था स्टेटमेंट कि ये जो वक्फ की जो है सेंट्रल काउंसिल है, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है, और वक्फ बोर्ड को भी एडवाइस करती है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वो मैनेजमेंट कैसे हो, यानी उस प्रॉपर्टी में क्या नए सुधार आ सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के लिए फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट कितना कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कितना कर सकती है, ये सारी बातें आती हैं। अच्छा, आपने एक चीज गौर किया होगा कि यहाँ पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल वर्ड यूज हुआ है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये वक्फ बोर्ड यूज हुआ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो होती है ये बेसिकली एक ही है जो कि सेंट्रल बॉडी की तरह एक्ट करती है और ये इंडिया लेवल पे पूरा काम करती है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है ये स्टेट वाइज वेरी करता है, और ये सेंट्रल, तो ये लोग जो होते हैं ये अपने कस्टोडियंस को रखते हैं एक एक जो है प्लेसेस पे। अब ये कस्टोडियन कौन होते हैं? कस्टोडियन वैसे लोग होते हैं जिनको जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन भेजता है या कोई गवर्नमेंट भेजती है कि आप इतने समय के लिए जाइए और ये जो है स्पेसिफिक चीज की आप देखभाल करिए, वहाँ की मैनेजमेंट देखिए, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप ला के अपने ट्रस्ट में जमा करवाइए। तो ये सारी चीजों के लिए पूरा सिस्टमेटिक काम इनका चलता है। अब ये जो कस्टोडियंस हैं ये सिर्फ जो है मैनेजमेंट की ही बात नहीं करते हैं, ये वहां से इनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये कई बार जो है जो बोर्ड्स होती हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी ये जज करते हैं, ये सर्वे कंडक्ट कराते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखते हैं। इंक्रोचमेंट अगर किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पे हो रहा है तो इसको डील कौन करता है? वक्फ बोर्ड तो डील ही करता है। इसके साथ साथ सेंट्रल लेवल पे इसको कौन उठाता है? इनकी जो काउंसिल है वो उसको सेंट्रल लेवल पे उठाती है, और यही काउंसिल इन सारे बोर्ड्स की जो है एनुअली ऑडिट भी जो है रखती है, ऑडिट रिपोर्ट भी रखती है अपने पास। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसे ही आया है, ये प्रॉपर 1954 में जब बना था वक्फ बोर्ड उसी टाइम पे सेक्शन 94 के अंडर में ये सारी चीजें रखी गई थी, और तब से जो है ये सारी चीजें होती आ रही हैं। अब 1995 की बात करते हैं कि आखिर जो ये 1995 क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, और उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव थे, और हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह थे, और 2013 में भी 1995 में भी कांग्रेस की रूल थी, और
और 2013 में भी कांग्रेस की रूल थी। इन दोनों टाइम में इनको बहुत ज़्यादा पावर दी गई, फार रीचिंग पावर दी गई, यानी उतनी पावर दी गई जिसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल, बड़ा असंभव सा लगता है। किसको ये पावर दी गई? वक्फ बोर्ड को ये सारी पावर दी गई। अब ये पावर इनको इस जो है पर्पज में दी गई कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को जब जो है आप लोगे, किसी प्रॉपर्टी को आप क्लेम करोगे कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उससे रिलेटेड ये पावर्स दी गई। हम आगे देखेंगे कि वो कैसे क्लेम करते हैं और वो प्रॉपर्टी उनके पास कैसे इतनी सारी उनके पास प्रॉपर्टी हो गई। आपको मैं बताऊं कि रेलवे के बाद इंडिया में दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी इनके पास है। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है, सपोज करो कि इन्होंने किसी प्रॉपर्टी को क्लेम किया और वो प्रॉपर्टी जिस इंडिविजुअल का था, उस इंडिविजुअल ने वापस क्लेम किया कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो अब उसके लिए ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए ट्रिब्यूनल जो डिसाइड करेगा, वो ट्रिब्यूनल का जो है फाइनल जो डिसीजन होगा वही माना जाएगा। और ये चीज ऐड किया गया था 1995 में ही। नाउ ये ट्रिब्यूनल क्या था? तो ट्रिब्यूनल एक तरीके से समझ लो कोर्ट का ही फॉर्मेट है, बट ये जो कोर्ट का फॉर्मेट है, यहाँ पे वकील भी वक्फ के होते हैं और जज भी वक्फ के होते हैं। तो आप समझ लो कि इसके जो फैसले होंगे वो किसके जो है लिए दिए जाएंगे। और मैक्सिमम फैसले आप देखोगे 95 to 99% केसेस में जो भी फैसले होते हैं जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो वक्त के ही लिए जो है दिए जाते हैं। या फिर आप ऐसा कह लो कि उनका मेन जो एम होता है वो वक्त की तरफ, इस वक्त के साइड ही लेना होता है। और ये चीज़ 1995 से पहले नहीं था, 1995 के बाद ही ये चीज़ आया था। अब हम समझते हैं वक्त के बारे में, तो हमने समझ लिया ठीक ठाक। समझते हैं ये जो बिल आया हुआ है इसका क्या एम है। तो ये बिल बेसिकली आया है वक्त की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसकी पावर को कमजोर करने के लिए, उसकी पावर को कम करने के लिए ये बिल लाया गया है। अब वक्फ की कौन कौन सी पावर को ये कम करेगा? तो पहली चीज तो उसकी प्रॉपर्टी वाली जो पावर है ना उसको कम करेगा, कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ ने जो है लोगों को जी प्रॉपर्टी को खुद क्लेम कर देता है और क्लेम करने के साथ साथ वो उस प्रॉपर्टी को ले भी लेता है। उसके जो है जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें भी वक्फ का ही साथ दिया जाता है। तो इस चीज को पहली चीज तो ये डील करेगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को अभी तक जानकारी नहीं होती थी कि वक्फ के पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, कितनी प्रॉपर्टी है, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गाँव में, किस जगह पे, कुछ गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि पहली चीज तो हम प्रॉपर्टी के रूल को चेंज कर रहे हैं, और दूसरा चीज हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास कितनी चीजें हैं। ठीक है, अब ये जानकारी जुटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि अब से आप जितनी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करोगे, उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वो जो रजिस्ट्रेशन आप करोगे अरे गहरे जगह से नहीं आपको करना होगा, आपको ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से ही करना होगा। नाउ अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से करते हो तो इससे आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। नाउ इवेलुएट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वक्फ के पास, किसी पर्टिकुलर बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब इससे गवर्नमेंट को इवेल्युएशन में हेल्प हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन मान लो कर दिया वक्फ ने, लेकिन उसके बाद जो है मान लो कभी ऐसा कुछ आ गया कि उसमें डिस्प्यूट हो गया। अब अगर डिस्प्यूट हो गया, लाइक वक्फ क्या करता है, देखो, एक तो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पे वो क्लेम करता है, दूसरा सबसे ज्यादा वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी आई ना वो गवर्नमेंट की लैंड से आई। अभी तक क्या करता था वक्फ कि डायरेक्टली वो बोल देता था कि गवर्नमेंट की जो लैंड है ना वहां पे हमारे धर्म के कुछ लोग बहुत टाइम से पूजा कर रहे हैं और वो लैंड हमारे जो है गॉड से रिलेटेड है, इसलिए ये जो है वक्फ के अंडर आ गया। अब ये जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए यूज होगा। गवर्नमेंट उस पर कुछ क्लेम भी नहीं कर पाती थी क्योंकि ऐसा कुछ लॉ ही नहीं था। 1995 में तो उसको ओवर पावर्ड कर दिया गया था। 2013 से पहले की बात करूं, 2013 के बाद की तो बात ही छोड़ दी, तब तो उसको बहुत सारी पावर मिल गई थी, लेकिन 2013 से पहले उसके गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लॉ ही नहीं था। अब जो नया जो है नियम आ रहा है उसमें क्या ऐसा बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो एज एन आर्बिट्रेटर काम करेगा। आर्बिटर का क्या मतलब है? आर्बिटर यानी कि एक तरीके से वो डिसीजन लेने का काम करेगा कि वो जो जमीन जिस पे क्लेम किया है वक्फ ने, क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी है या फिर वो गवर्नमेंट की ही लैंड होगी। और जो इनका फाइनल डिसीजन होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वही माना जाएगा, वही डिसीजन माना जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कह दिया कि नहीं ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट की ही होगी, और अगर वो बोला गया कि नहीं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वक्फ उसको ले सकता है। अब देखो, अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है अपनी तरफ मिला लिया, तो गवर्नमेंट ने इसके बाद भी एक रूल लगाया, इनके लिए भी एक बाध्यता कर दी
कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है चाहे तब भी चाह कर भी वो वक्फ को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। कैसे? तो क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि बोला गया है इस एक्ट में कि जब तक जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो फाइनल सबमिशन नहीं करेगा रिपोर्ट अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, तब तक भले अगर उसने बोल भी दिया, उसने डिक्लेयर भी कर दिया है कि अगर ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है तो वक्फ उस पर कुछ भी कॉन्स्ट्रक्शन या उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। कब तक? जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट को स्टेट जो है गवर्नमेंट के पास सबमिट ना कर दे। यानी इनके लिए भी एक जो है रीचेक कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप भी मनमानी नहीं कर सकते। अगर आप खुद चाहो तब भी जो है उस जमीन को वक्फ क्लेम नहीं कर सकता है। आपके ऊपर ये बैरियर है कि आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा स्टेट में, और ये स्टेट में रिपोर्ट सबमिट इजीली कर नहीं सकते हैं। गलत रिपोर्ट अगर ये सबमिट करेंगे तो इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम गवर्नमेंट ने इनके लिए भी बना के रखा है। अब मान लेते हैं कि अगर इसके बाद भी डिस्प्यूट हो रहा है और वक्फ, क्योंकि वक्फ के पास भी तो कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ उसके पास भी राइट होनी चाहिए, तो उसको क्या राइट दिया गया है कि अगर अब मान लो कि वक्फ को पसंद नहीं आया इसका जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिसीजन, उसने बोला कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये बिल्कुल यानी फेयर नहीं है, तो उसके बाद वो क्या कर सकता है? अगर डिस्प्यूट की ऐसी संभावना होती है तो वक्फ हाई कोर्ट जा सकता है। नाउ हाई कोर्ट इसलिए जा सकता है, आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं गया? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ पे प्रोविजन ही हटा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही जो बोलेगा वही समझ लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अपने आप में। अब आपको जाना है तो आप हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, उससे पहले आपको कोई जो ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके थ्रू आप किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करो। अब वक्फ इतनी आसानी से किसी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट में भी उसको केस जीतना पड़ेगा, और जब वो हाई कोर्ट में केस जीतेगा तो सरकार मान लो चली गई अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो वक्फ को फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये बड़े लंबे प्रोसेस हैं। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अब एक प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए वक्फ को करीब 15 से 20 साल का टाइम लगेगा, वो भी तब जब वो केस जीतेगा। और इतना टाइम तो जो है अगर लगेगा तो वो इजीली जो है सारी प्रॉपर्टी को तो नहीं क्लेम कर सकता। करें कि अभी तक क्या हो रहा था, तो मान लो कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ ने अपना कंसीडर अगर कर लिया है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ से रिलेटेड है, तो अभी तक उसमें क्या था, अगर भले ही वो डिस्प्यूटेड है या फिर अभी तक वो सस्पेक्टेड है वो चीज़, तो उसका अगर डिसीजन होता था तो वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग होता था। अब आप खुद ये डिसाइड करो कि अगर किसी जुडिशरी में इस्लामिक लॉ को इन्वॉल्व करा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि क्या इस्लामिक लॉ में जो चीज़ें हैं वो ये वक्फ के फेवर में नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ को डील किया जाएगा तो उसमें ये काफ़ी हद तक ये संभावना है कि जो भी लोग उसमें होंगे वो फ्री एंड फेयर काम नहीं करेंगे, और यही होता भी था ग्राउंड रियलिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और होती थी कि जो वक्फ होती थी ना, ये जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी ना उसको ये ओरली बोलते थे ये लोग, मतलब ओरली ये लोग डिसाइड कर लेते थे। ओरली बोल दिया कि फलाना प्रॉपर्टी मेरी है तो फलाना प्रॉपर्टी उनकी हो गई। इनको ऐसा लॉ मिला था 1995 के तहत। उसकी इनको डॉक्यूमेंटेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। बहुत कम ऐसे प्रॉपर्टी थी जिनको इन्होंने डॉक्यूमेंट पे रखा था, जिसको वक्फनामा बोलते हैं। उसके अलावा बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को इन्होंने ओरली बोला था कि ये प्रॉपर्टी हमसे बिलोंग करती है। अब गवर्नमेंट ने जब नया रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ला दिया है तो अब इनके लिए दिक्कत हो गई है। गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि अभी तक जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका आप रजिस्ट्रेशन कराओ, और अगर किसी की जो है किसी भी प्रॉपर्टी का वक्फनामा नहीं मिला वैलिड, उसकी एब्सेंस मिली, तो वो प्रॉपर्टी जो सस्पेक्टेड या डिस्प्यूटेड थी, जिसको अभी तक आप अपना प्रॉपर्टी बोल रहे थे, अब आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। द प्रॉपर्टी कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड टिल द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और उस पर डिसीजन किसका मिलना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक एक वक्फनामा को चेक करेगा वो वैलिड है या नहीं है, उसकी जो है प्रॉपर डिटेल्स हैं या नहीं है, और जब डिटेल्स मिलेंगी उसको तो वो क्रॉस चेक करेगा, और क्रॉस चेक करने के बाद अपना फाइनल डिसीजन देगा। अगर ऐसा सब नहीं होता है तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो ये सारे सिस्टम आ गए हैं। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ गई है कि वो अब डायरेक्टली ऑडिट कर सकता है किसी भी वक्फ को किसी भी टाइम पे, या फिर गवर्नमेंट जिसको जो है एलोकेट किया है या फिर जिसको जो है नियुक्त किया है वो भी इस पर्पस के लिए वो भी ये काम कर सकता है। अब आप बोलोगे कि ऑडिट करने का क्या मतलब है और ऑडिट करने से क्या फायदा है? ऑडिट करने का मतलब हुआ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू उनकी किसी भी वक्त की किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी को के बारे में सब कुछ
छोटी से छोटी यानी माइन्यूट डिटेल्स से लेके बड़ी डिटेल्स तक सब कुछ ले सकता है। उनकी जो है ये भी जान सकता है कि आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्चे किए एक साल में, और इसके साथ साथ वो ये भी जान सकता है कि क्या आपकी जो ट्रस्ट है वो भ्रष्टाचार कर रही है या नहीं कर रही है। कहने का अर्थ है कि अब वक्फ बोर्ड जैसे नॉर्मल हमारे देश की सारी संस्थाएं हैं, अब उसी तरीके से ये भी एक संस्था बन चुकी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रहकर काम करने वाली है। और इसके लिए जो भी सारे प्रोविजंस थे, जो भी लॉज थे, अब वो लॉज अप्लीकेबल इन पे होंगे जो बाकी एजेंसियों के लिए लॉ अप्लीकेबल थे। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि अभी तक बाकी एजेंसियों को अगर सबसे लोअर लेवल पे जाना होता था तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती थी, और इनके लिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये जाएंगे। बस एक छोटा सा डिफरेंस है। और जो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि जो है इस बिल में कि वुमेन्स का भी इस बिल में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप खुद ही अपनी आबादी के 50% जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, उनको डायरेक्ट बाइकआउट कर दे रहे हो, और इसके साथ साथ आप भेदभाव कर रहे हो। और ये दोनों में होगा, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ये चीज़ होने वाली है, और स्टेट बोर्ड वक्फ काउंसिल वक्फ में तो होगा ही ये चीज़। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।